हैदराबाद एक ऐसा शहर जहाँ के बादशाह कभी इंग्लैंड के रूलर्स को लोन दिया करते थे। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ से निकलता है फेमस हीरा कोहिनूर। ऐसी एक जगह जहाँ पर 1948 में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ था जो हिस्ट्री के पन्नों में गुम चुका है। हैदराबाद 1948 के दौरान जब सारे स्टेट्स, सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया से मर्ज हो रहे थे तो हैदराबाद में इंडिया से मिलने के लिए मना कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद का इतिहास, जो ना आपने किसी बुक्स में पढ़ा होगा और ना ही किसी वीडियो में देखा होगा। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी जगह के बारे में सुनने वाले हैं जो हिस्ट्री लवर्स के लिए, हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनने वाला है। हैदराबाद की हिस्ट्री को समझना यानी साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स, आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेजेस और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को समझने के बराबर है। इस कहानी में हम डेक्कन के किंग्स, गोलकुंडा की पॉलिटिक्स और खुफिया टनल्स और इसके साथ ही साथ कुछ अद्भुत चीज़ों के बारे में समझेंगे। निज़ाम्स की सियासत और एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ लोग नहीं जानते। जो जानते थे वो आज भी इसके लिए खामोश क्यों हैं। हैदराबाद का इतिहास हैदराबाद से पहले से शुरू होता है। जी हाँ, 4000 साल पहले यहाँ पर कुछ मेगालिथिक साइट्स पाए जाते हैं। इस शहर को कभी वरंगल से काकतिया ने रूल किया और उसके बाद कुतुब शाहीस ने और फिर आसफ जाहीस ने, जिसे हम निज़ाम कहते हैं। उसके बाद आया दौर आज़ादी का। इस शहर को पहले काकतियास ने वरंगल से रूल किया, उसके बाद गोलकुंडे से कुतुब शाहीस ने रूल किया और उसके बाद आखिर में आसफ जाही, जो निज़ाम्स के नाम से मशहूर है, उन्होंने हैदराबाद को रूल किया। अगर बात करें काकतियास की, तो काकतियास का मेजर कंट्रीब्यूशन हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास के रीजन्स के लिए ये है कि काकतिया ने यहाँ के ड्राई एरियाज को देखते हुए यहाँ पर कई सारे टैंक्स बनाए। जी हाँ, टैंक्स यानी तालाब, जिसे यहाँ की रीजनल लैंग्वेज में तेलुगु में चिरवू कहा जाता है। लेकिन 14वीं सेंचुरी में काकतिया का रोल ख़त्म हुआ और कुतुब शाही, जो मुग़ल के सबऑर्डिनेट्स थे, उन्होंने यहाँ नींव रखी। गोलकुंडा फोर्ट या कोई पजल। जी हाँ, गोलकुंडा फोर्ट साउथ इंडिया का सबसे मशहूर और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस है। कई हज़ार टूरिस्ट रोज़ाना गोलकुंडा फोर्ट को देखने आते हैं। इसके अलावा गोलकुंडा फोर्ट का एकॉस्टिक सिस्टम जो है, साउंड सिस्टम, जहाँ पे आप मेन गेट पे खड़े अगर थाली मारे, मुंह से नहीं, क्लैप से बात होती, तो बादशाह को एक पैगाम मिल जाता था जो काफ़ी ऊपर रहता था कि कुछ गड़बड़ी है मेन गेट के पास। गोलकुंडा का अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो रेन वाटर से हार्वेस्ट पानी को किया करता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गोलकुंडा से निकलने वाले हीरे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोहिनूर और दरियाए नूर, जिसे डायमंड्स की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर और काफ़ी ज़्यादा शमूलियत मिली है। कुतुब शाही के बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने देखा कि गोलकुंडा काफ़ी ओवर पॉपुलेटेड, यानी जिसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, और साथ ही साथ प्लेक्यू यानी बीमारी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने डिसाइड किया कि इसके बदले गोलकुंडा के रहते हुए एक नए शहर की बुनियाद रखी जाए। और इसलिए उन्होंने आज जहाँ चार मीनार है उस जगह पर आई और दुआ मांगी कि मैं एक नया शहर बसाना चाहता हूँ। तो उसी तौर पे उनकी दुआ कबूल हुई और चार मीनार के अतराफ में, चार मीनार के सराउंडिंग्स में बना एक नया शहर, जिसे हम और आप कहते हैं हैदराबाद। हैदराबाद शहर का जो लेआउट या डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं, ये डिज़ाइन और ये लेआउट इस्लामिक आर्किटेक्चर और इस्लामिक पर्शियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जिसमें कई सारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, लेक्स और मॉस्क यानी मस्जिदें, और साथ ही साथ रहते थे कुछ गार्डन्स, जैसे कि मुग़ल के चहर बाग फोर्ट गार्डन्स मशहूर थे। हैदराबाद में भी अक्सर मॉन्यूमेंट्स के पास आपको गार्डन्स देखने का मौका मिलेगा। गोलकुंडा के सीक्रेट टनल्स और गोलकुंडे का फॉल। कहा जाता है कि गोलकुंडा से लेकर चार मीनार तक, गोलकुंडा जो हैदराबाद के वेस्ट में आता है और चार मीनार जो हैदराबाद के साउथ में आता है, इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे टनल्स बने हैं जब कभी भी हैदराबाद के बादशाह या कुतुब शाही बादशाह पर कोई दूसरा पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी एरिए वाले या रीजन वाले हमला करते थे, तो कुतुब शाही बादशाह वो टनल अपनी जान बचाने के लिए एक एग्जिट पॉइंट के जैसा इस्तेमाल करते थे। और फिर 1687 में हुआ गोलकुंडे पे मुगल्स का हमला। जब हज़रत औरंगज़ेब हैदराबाद आए और गोलकुंडे पे हमला करना चाहा, तो हैदराबाद में एक ऐसा तूफ़ान आया, एक ऐसी हवा चली, जिसमें औरंगज़ेब के सारे खेमे, सारे के सारे टेंट्स उड़ चुके थे। सिर्फ एक टेंट या दो टेंट बचे थे
जिसमें कोई दो बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से इबादत कर रहे थे। और जब औरंगज़ेब उनके पास गए और उनसे दरियाफ़्त की, उनसे बात की और पूछा कि इतने नेक लोग मेरे पास रहने के बावजूद भी ये खिला मुझे फ़तेह क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें लिख के एक चिट्ठी देते हैं, तुम ये चिट्ठी फलानी जगह पर वो बंदे को जाके दे दो और उसके बाद गोलकुंडा फतेह हो जाएगा। वो जो दो शख्स थे वो कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद के सूफी बुजुर्ग नामपल्ली के काफ़ी मशहूर यूसुफ़ैन शरीफ़ैन के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को एक चिट्ठी दी और वो चिट्ठी लेके जाके जब जिस किसी को भी दिया गया, उसके बाद औरंगज़ेब ने अपनी ताकत के साथ फिर से गोलकुंडे पे हमला किया और फाइनली मुग़ल्स ने गोलकुंडे पे अपना कब्ज़ा कर लिया और कुतुब शाही की हुकूमत ख़त्म हो गई। तो उस चिट्ठी में था क्या? जी हाँ, जब यूसुफ शरीफ साहब वो चिट्ठी औरंगज़ेब के हाथ देते हैं और कहते हैं कि फ़लानी जगह पर एक शख्स बैठता है, उसे जाइए और चिट्ठी दीजिए, तो औरंगज़ेब के सबॉर्डिनेट जब वो चिट्ठी लेके जाकर जो शख्स वहाँ बैठा था उसके सुपुत्र उसके हवाले जब करते हैं, तो वो शख्स बड़े गुस्से की नज़र से देखता है और उसके बाद अपना सामान सब उठाता है और वो जगह से चले जाता है। और उसके फ़ौरी बाद औरंगज़ेब को कुतुब शाही डायनेस्टी से फ़तेह हासिल होती है, जीत हासिल होती है और गोलकुंडा मुग़ल्स के कंट्रोल में आ जाता है। तो कई लोग ये कहते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि जब तक वो शख्स उस जगह पर बैठा था, यानी गोलकुंडा के कोई दरवाजे पे बैठा था, उसकी हिफाजत में गोलकुंडा था। हो सकता है कि वो भी कोई एक सूफ़ी सेंट हुआ करते थे। अब आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आपका राय और क्या आपका मशवरा है। कुतुब शाही के बाद मुग़ल्स और मुग़ल्स के बाद आते हैं मुग़ल्स के सबॉर्डिनेट्स, जिसे हम आसिफ जाही रूलर्स या फिर निज़ाम्स कहते हैं। जी हाँ, निज़ाम्स के 7 बादशाह गुजरे। इसमें आते हैं निज़ामुल मुल्क, निज़ाम अली ख़ान, सिकंदर जा, अफजलुद्दौला, नसीरुद्दौला, मीर महबूब अली ख़ान और मीर उस्मान अली ख़ान। निज़ाम्स जो थे, आसिफ जाही रूलर्स जो थे, निज़ाम के बादशाह ने हैदराबाद को एक सेमी इंडिपेंडेंट रखा और अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश के साथ, डिप्लोमेसी के साथ काफ़ी हद तक हैदराबाद को हर मामले में आगे रखा। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम जनाब मीर उस्मान अली ख़ान 1937 में टाइम्स मैगज़ीन के कवर पेज पे आपकी तस्वीर आई और उसके नीचे टैगलाइन लिखी थी, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी हमदर्द थे, जिन्होंने अपनी मिल्लत, अपनी कौम, अपने पीपल के लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के वर्क्स दिए। कहा जाता है कि इंडिया के कई सारे यूनिवर्सिटीज़ को आपने डोनेशंस दिए, काफ़ी टेम्पल्स के लिए आपने डोनेशंस दिए, काफ़ी मॉस्क के लिए आपने डोनेशन दिए। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि दिल्ली में इन्होंने गेस्ट के लिए एक हैदराबाद हाउस बनाया और साथ ही साथ मक्के मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में आपने हैदराबाद के लोगों के लिए, हैदराबाद के हुज्जाज के लिए जो हज के लिए जाते हैं, उनके लिए रबात बनाए। इसी के साथ साथ अजमेर शरीफ जो राजस्थान में है, काफ़ी पॉपुलर श्राइन है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की, वहाँ पर भी आपने एक ऐसा बिल्डिंग बनाया जो हैदराबादियों के लिए एक्सक्लूसिव है। 1940 से ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जी हाँ, स्टेट्स को बनाया जाए लैंग्वेज के बेसिस पर, इस तरीके की मुहिम पूरे भारत में चल रही थी। और जब 1947 में देश को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, उसी समय पर यहाँ के कुछ तेलुगु लोग, यहाँ के कुछ लोग ये डिसाइड करे कि हैदराबाद को भी इंडिया के साथ मर्ज किया जाए। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान चाहते थे कि वो हैदराबाद को भारत से नहीं मिलाए और वो चाहते थे कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री जैसा रहे। और इसके लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन यूएन में पास किया। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस तक हैदराबाद के निज़ाम पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम ना पाकिस्तान से मिलेंगे ना हिंदुस्तान से मिलेंगे, हम एक आज़ाद रियासत बन के रहेंगे। निज़ाम के कहने पर हैदराबाद के लोग इंडिया के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे और इसी दौरान उन्होंने हड़तालें, उन्होंने एक्शन लिया, सड़कों पर आके प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इसी दौरान हैदराबाद के हालात जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इंडियन आर्मी को भेजा जाए और हैदराबाद को फोर्सफुली इंडिया के साथ मर्ज किया जाए। और इसकी लीडरशिप सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि जाइए और हैदराबाद को इंडिया के साथ मिला लीजिए या मर्ज कर लीजिए। और जब 1948 में इंडियन आर्मी हैदराबाद आई तो इसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, वाई द नेम ऑपरेशन पोलो? जी हाँ, ऑपरेशन पोलो ही नाम क्यों? कहा जाता है कि इंडिया में कई जगह पर गोल्फ क्लब्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्फ क्लब्स हैदराबाद में थे। और क्योंकि
कई सारे लोग कहते हैं कि गोल्फ एक रॉयल गेम है और काफ़ी बड़े लोग खेलते हैं, तो निज़ाम के फेवरेट स्पोर्ट भी हुआ करता था और सबसे ज़्यादा पोलो के ग्राउंड्स, पोलो के मैदान हैदराबाद में थे। इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो में इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया था और हैदराबाद स्टेट काफ़ी बड़ा हुआ करता था, जो आज के मॉडर्न डेज में अगर हम देखें तो कुछ पार्ट कर्नाटक का था, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का था और तेलंगाना और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, यानी 4 स्टेट के कुछ कुछ पार्ट्स को मिला के बनता था हैदराबाद का निज़ाम स्टेट। ऑपरेशन पोलो जो सितंबर 1948 में शुरू हुआ, ये ऑपरेशन पोलो 5 दिन तक चला। जी हाँ, इंडियन आर्मी और निज़ाम की फ़ौज के दरमियान 5 दिन तक लड़ाई छिड़ी और फाइनली इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को जीत लिया और हैदराबाद को भारत यानी इंडिया के साथ मर्ज कर दिया। कहा जाता है कि ऑपरेशन पोलो के वक्त और ऑपरेशन पोलो के बाद कई सारे लोगों की जानी गई, कई जगहों पर कई मुकामात पर कम्युनल वायलेंस हुए और इसमें मरने वाले दोनों कम्युनिटी के लोग थे, इंडियन आर्मी के भी लोग मारे गए। और अब हम बात करेंगे हैदराबाद के कल्चर की। जी हाँ, हैदराबाद का कल्चर एक गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है। यहाँ की भाषा, यहाँ के लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड काफ़ी मशहूर है। दक्कनी उर्दू, ईद के चांद के जैसा दिखेच नहीं तो मैं इतने दिन आपको नॉर्मल उर्दू, वालिदाए गरामी जिस लफ्ज़ को आप इस्तेमाल कर रही हैं वो हिंदी, तेलुगु और फारसी ये ज़ुबानें यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ के कल्चर, यहाँ की तहजीब यहाँ के जड़ों में बसती है। और अगर बात करें कुजीन की तो यहाँ का खाना पीना वर्ल्ड वाइड फेमस है। हैदराबादी बिरयानी शायद ही दुनिया का कोई ऐसा शहर होगा, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ हैदराबाद की बिरयानी नहीं मिलती हो। Okay, fine. Get biryani, no spice. अरे एक बिरयानी छोड़ रहे नरम बोटी। बिरयानी के साथ साथ ईरानी चाय और निज़ाम का फेवरेट उस्मानिया बिस्किट। निज़ाम कहा करते थे निज़ाम को कुछ ऐसा बिस्किट चाहिए था जो ना काफ़ी मीठा हो और ना काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी हो, इसीलिए डिस्कवर हुआ हमारा हैदराबाद का फेमस उस्मानिया बिस्किट। हैदराबाद के मॉन्यूमेंट्स काफ़ी मशहूर है और काफ़ी दूर दराज से, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, काफ़ी लोग हैदराबाद के मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, यहाँ की जिंदा तहजीब को देखने के लिए आते हैं, जिसमें आता है चार मीनार, मक्का मस्जिद, चौमोहल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस, साथ ही साथ आते हैं हमारे बिरला टेम्पल, हुसैन सागर लेक, हिमायत सागर लेक, उस्मान सागर लेक और कई सारे मॉन्यूमेंट्स। हैदराबाद अब बन चुका है सॉफ्टवेयर का हब। वर्ल्ड के फेमस सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, गूगल और कई सारे बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनीज ने हैदराबाद को अपने हेडक्वार्टर के लिए, हैदराबाद को अपने ऑफिसेस के लिए चुना है। हैदराबाद का हाईटेक सिटी जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा जैसे ये हैदराबाद का ही हिस्सा नहीं, कोई बड़ी मुल्क का हिस्सा है। हैदराबाद के पुराने गलियों में आज भी बसती है उर्दू शायरी, जिसमें यहाँ का इतिहास, जिसमें यहाँ की हिस्ट्री जिंदा है। दोस्तों, हैदराबाद की कहानी एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा दास्तान है। यहाँ हैदराबाद की बिरयानी, हैदराबाद की चाय और हैदराबाद का IT पार्क जो आपको बताते हैं, जो आपको दर्शाते हैं हैदराबाद की 400 साल पुरानी हिस्ट्री। तो अगली बार जब आप हैदराबाद आए तो याद रखिए कि आप हैदराबाद नहीं बल्कि एक हिस्ट्री के बीच में चल रहे हैं जो 400 से 500 साल पुरानी हिस्ट्री है। हैदराबाद की सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर चीज़ और आपको सबसे पसंदीदा चीज़ कौन सी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो के ज़रिए पूरे दुनिया के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हैदराबाद की तहजीब, हैदराबाद का कल्चर, हैदराबाद की हिस्ट्री क्या थी। ये वीडियो से आपको ये पता चलता है कि हैदराबाद की हिस्ट्री हैदराबाद के लोगों को ही नहीं पता थी जो हमने शेयर की। और साथ ही साथ ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है जो हिस्ट्री को एक बोरिंग चीज़ समझते हैं, क्योंकि हैदराबाद की कहानी कोई बोरिंग हिस्ट्री नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर है।